हमारा काम था खेती में माँ की मदद करना। दिन भर की मेहनत के बाद 30-35 रुपये कमा पाता था। DDU GKY की ट्रेनिंग के बाद पहले आए फसल काटने से कपड़ा काटने तक और फिर कंप्यूटर तक। अब मैं ऑटोकैड पर डिजाइनिंग करता हूँ। छोटी बहन की पढ़ाई करा रहा हूँ। गांव में घर भी बना लिया है। बीता हुआ कल तो बहुत पुरानी बात है, अब मैं आगे की सोचता हूँ। ऐसे ही बदल रही हैं लाखों जिंदगियां DDU GKY की ट्रेनिंग से। आप भी कौशल पंजी द्वारा रजिस्टर कीजिए भारत सरकार की DDU GKY और RCT योजनाओं में। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुशल भारत, सशक्त भारत। Namaskar and welcome to New India Sankalp. Today is 26th of July, Kargil Diwas. We at DD National today pay a tribute to all the martyred soldiers of Operation Vijay for their courage, zeal, conviction and indomitable spirit. We also remember today the families of these brave hearts, for they are as much an example of courage and fortitude as those who laid their lives in supreme sacrifice for the nation. तो आज बात इन जांबाजों की, आज बात विजय की, आज बात कारगिल दिवस की और शुरुआत करते हैं हम with the Prime Minister's मन की बात। 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। देश के किसान का नाता जमीन से जितना है उतना ही देश के जवान का भी है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100-100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। अपने प्राणों की परवाह न करके दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम करने वाले उन वीर सैनिकों को शत शत नमन करता हूँ। करगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। ये युद्ध उन माताओं और बहनों ने लड़ा जिनका जवान बेटा या भाई करगिल में दुश्मनों से लड़ रहा था। उन बेटियों ने लड़ा जिनके हाथों से अभी पीहर की मेहंदी नहीं उतरी थी। पिता ने लड़ा कि अपने जवान बेटों को देखकर खुद को जवान महसूस करता था, और उस बेटे ने लड़ा जिसने अभी अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना भी नहीं सीखा था। इनके बलिदान के कारण ही आज भारत दुनिया में सर उठाकर बात कर पाता है। और इसलिए आज कारगिल विजय दिवस पर इन सभी हमारे सेनानियों को मेरा शत शत प्रणाम। Those were indeed very inspiring words by the Prime Minister. हम सब की ओर से श्रद्धांजलि उन वीरों को। It gives me immense pleasure today to welcome amidst us three very decorated officers of the armed forces. We have with us today Lt General Syed Hasnain. बहुत बहुत स्वागत है आपका। Vice Marshal Manmohan Bahadur. नमस्कार। And General Rameshwar Yadav ji. Namaskar. Thank you so much for joining us. You've been involved with Kargil operations at some stage or another, and we are going to talk about the strategic importance of Kargil. तो शुरुआत करती हूँ मैं आपसे जनरल हसनैन, और मेरा ये सवाल आपसे कि 54 days of this war and 527 brave hearts lost their lives.
किस तरह आप देखते हैं क्या थी सिग्निफिकेंस कारगिल की जो दुश्मन ने वहां कब्जा किया? शुक्रिया बहुत बहुत निधि जी, thank you very much, and I may start again by reinforcing your thoughts, because I would also like to remember all those who gave up their lives here and those families of all those brave hearts who are with us today. And this is a great day in the history of India. जहाँ तक आपका सवाल है ये strategic importance of कारगिल, मैं तो शुरुआत करूँगा कहने के साथ कि जम्मू एंड कश्मीर की जितनी ज़मीन है पूरी स्ट्रेटेजिक ज़मीन है हमारे लिए। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, जॉइंट रेजोल्यूशन पार्लियामेंट का, वो कहता है कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी विल ऑलवेज लिव अप टू एंड वी विल ऑलवेज एस्पायर। मगर जहां तक कारगिल जो एक छोटी टुकड़ी है, एक टुकड़ा, एक जमीन की टुकड़ी है, इसकी क्या अहमियत है मैं आपके व्यूअर्स को समझाता हूं इस तरीके से कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को देखें तो इसके 3 भाग हैं जो जहां हमारे पास आजकल हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। अब जहां तक जम्मू और कश्मीर है उनके बीच में पीर पंजाल के पहाड़ हैं और उसके बीच एक सुरंग है जिसको बनिहाल टनल, जवाहर टनल कहते हैं, उसके जरिए हमारा कम्युनिकेशन होता है। इसी तरीके से कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो कम्युनिकेशन है, आना जाना है, ये बड़ा इसके अंदर बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि लद्दाख जो है तकरीबन 6 महीने बर्फ से ढका रहता है और जब वो बर्फ आती है तो जोजिला पहाड़, जो जोजिला पास है, जो एक कश्मीर वैली को और लद्दाख को जोड़ता है, इसके ऊपर इतनी बर्फ पड़ जाती है कि यहाँ से कोई साधन नहीं है आपका जाने का। बिल्कुल, मैं यहाँ रोकूंगी आपको 1 मिनट के लिए। हम आज उन सोल्जर्स को भी याद करेंगे जैसे आपने बताया, एवलांचेस, so many of them lie buried under massive sheets of snow and they die without even the media knowing that they are somewhere, you know. So it's sad. देखिए ये लड़ाइयाँ जो जितनी जम्मू एंड कश्मीर में हैं, सियाचिन से लेकर कारगिल और कश्मीर है, इसमें सिर्फ गोला बारूद की लड़ाई नहीं मगर ये बहुत हद तक लड़ाई जो है मौसम की भी होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एवलांच जब आते हैं तो बड़ी मुश्किलात होती है, बड़ी कैजुअल्टीज होती हैं इस तरीके से। मगर आपके सवाल पर मैं अगर जाऊं स्पेसिफिकली अगेन, तो जो सड़क कनेक्ट करती है, ये सड़क जोजिला से और ले तक जो जाती है, ये कारगिल के रास्ते जाती है और इसके ऊपर पहाड़ियां उस पार हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या गिलगिट बाल्टिस्तान में है और ये पहाड़ियां तकरीबन 17,000 फीट तक इसकी हाइट जाती है और हालांकि सड़क तकरीबन 8-9 हज़ार फीट पर है। अगर कोई दुश्मन आकर इन पहाड़ियों पर बैठ जाए, जहां पर हम भी बैठे हैं मगर हमारे सामने या उन इलाकों को जिनको हम छोड़ते हैं विंटर में या छोड़ते थे हम विंटर में, उनके ऊपर आकर बैठ जाए, उनको ऑक्यूपाई कर ले, तो इस सड़क पे हमारी हरकत जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है और उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस दुश्मन की ज्यादा हो जाती है। वो डोमिनेट कर पाता है, आर्टिलरी का फायर ला पाता है। मगर खास तौर पे एक आखिरी चीज जो मैं कहूंगा, ये सड़क इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि ना ही सिर्फ ये लद्दाख ले को जोड़ती है मगर ले से आगे ये सियाचिन ग्लेशियर तक जाती है और सियाचिन ग्लेशियर को मेंटेन करने के लिए निहायत जरूरी है कि ये सड़क जो है कम खुली रहे। 6 महीने ये बंद रहती है और जल्द से जल्द हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। अगर दोबारा गर्मी के मौसम में दुश्मन इसके ऊपर चढ़कर और बाधा डाले हमारी हरकत में, तो हमारे लॉजिस्टिक सप्लाई और हमारी मेंटेनेंस जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है और सियाचिन में, लद्दाख में जवानों को मेंटेन करना नामुमकिन हो जाता है। तो रीइंफोर्समेंट्स की बात करेंगे हम थोड़ी देर में। इससे पहले मैं आपसे पूछूंगी वाइस मार्शल बहादुर जी, आप वहाँ पे रहे, आपने एज यू नो you were in the headquarters also here, so you must have handled logistics at some stage or the other. But tell me, how was the supply as far as all these essential commodities, food items, everything to these people who were in that extreme trauma of 54 days of war? The valley is supported by a road, as General Hasnain brought out. It's connected by road, but it's the connectivity to Ladakh, which is via Leh and the other airfield beyond Khardungla Pass, which is Thois. That's where during the winter months air maintenance is done by Air Force transport aircraft, and from there the helicopter AN-32 or AN-32, IL-76 or
मतलब ये 2 जहाज थे उस समय। अब तो मास्टर भी गया है, C-17 भी आ गया। बिल्कुल। पर उस समय ये 2 जहाज थे और उसके आगे ले और थॉइस के आगे जो पोस्ट हैं हमारी, उनकी सप्लाई हेलीकॉप्टर से होती थी। पर जो एयर सप्लाई कर सकते हैं हवाई जहाज़ से वो कम है। रोड जो समर्स में गर्मियों के दिनों में खुली होती है वो ज़रूरी है जिससे कि लार्ज स्केल में सप्लाईज वहाँ पहुँचे। तो जो एयर सप्लाई पोजीशन है जैसे जनरल हसनैन ने बताया, अगर वो रोड जोजिला से लेके कारगिल तक वो स्ट्रेच जो है अगर दुश्मन डोमिनेट करता या कर पाता तो फिर वो रोड के थ्रू जो सप्लाईज जाती हैं उनमें बाधा पड़ती, और उनमें बाधा अगर पड़ती तो एयर सप्लाई जो सप्लाई स्टेटस है वो डाउन हो जाता। लॉजिस्टिक्स जो ले थॉइस और CHN में बटालिक भी ऑल जी वो जितना भी एरिया है वहाँ पे उसमें सप्लाईज डाउन हो जाती। तो ये अहमियत थी, ये उस समय जो थी इम्पोर्टेंस उस रोड की, जो कि कारगिल में जब इंट्रूडर्स आ गए वो उसमें बाधा डालने लगे थे। और तो उन 54 दिनों में एक्चुअली कनेक्टिविटी श्रीनगर से तो थी क्योंकि उस समय वो लोग बंद नहीं कर पाए थे, तो श्रीनगर से रोड से कनेक्टिविटी थी। पर उसके आगे जो लॉजिस्टिक्स थी, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, वो हेलीकॉप्टर्स कर रहे थे। उन कारगिल के टाइम में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने करीब 2500 सॉर्टीज़ करी थी। श्रीनगर, अवंतीपुर और लेह से भी नीचे रसद पहुंचाई जा रही थी, और हेलीकॉप्टर्स ने भी करीब 2400 तकरीबन सॉर्टीज़ करी थी लॉजिस्टिक्स की। कुछ ऑफेंसिव सॉर्टीज़ इनिशियली हुई थी, उसके बाद बंद करना पड़ा था, वो शायद आप बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो ऑफेंसिव सॉर्टीज़ थी वो बंद हो गई थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स सप्लाईज ट्रांसपोर्ट्स और हेलीकॉप्टर्स की कंटिन्यूस रही, आर्मी के लिए भी और एयरफोर्स की भी के जो आर्मामेंट सप्लाई है और स्पेयर्स जो आने थे, क्योंकि ये करीब 2 महीने तक जो कारगिल एक्टिवेशन रहा उसमें फाइटर्स के जो मिशंस थे उनको सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल, और बहुत मेजर पार्ट प्ले किया है एयरफोर्स ने इन दिस विक्ट्री। मोर ग्लोरी टू इंडिया। मैं आपसे जानना चाहूंगी जनरल यादव, हाउ डू यू लुक एट दीज 54 डेज प्लेइंग आउट? क्या आप बताना चाहेंगे इस दौरान क्या क्या हुआ, कौन से दिन से टिल 26 जुलाई 1999? I take you back. Okay, I'll also take you back little back into the time. It is 22nd October 1998 when our Prime Minister, he had gone to Lahore to shake hand with Pakistan, and precisely that time the intrusion into Kargil was taking place, and strategic importance of Kargil, as General Atta has given out. Their plan was, they had few aims. First aim was occupy those heights, change the line of control. This was played out by our enemy. Yes, they wanted to change it, and their argument was, okay, like you have done it in Siachen, we will do it here, number one. Second thing, by doing that, they wanted to intervene into our logistics, which was going from Srinagar to Leh. It was a planned diplomatic move. Planned. It was very well planned. They wanted to interfere in that. Second point. And their presumption was, moment they will do this, by stopping the supplies to Leh garrison, the Siachen next winter, India will have no option but to withdraw from there. And they would have achieved that thing. And they would have probably got access to the highest battlefield of the world. Yes. And the next point is, by that time, India as well as Pakistan both had conducted nuclear tests. So there was a nuclear overhang. Because of that, moment the tempo of clash would have gone up. So international community that would have got worried, and they were expecting that they will intervene, and they will try and bring about ceasefire. And once the ceasefire comes in, they will continue staying in that enhanced LOC. That is number one point. Second, they will continue to interfere into a line of communication, correct, and thereafter force India to negotiate about Kashmir. So that was their aim. Now how they executed this? In month of February 1999, they started inducting their troops. It was their
there is Northern Light Infantry. It is a मगर इन्होंने शुरू में तो यही कहा था ना कि टेररिस्ट हैं या मुजाहिदीन हैं या मैं वही बता रहा हूँ। NLI की 3 बटालियंस थी उनकी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स है, ब्रिगेड स्ट्रेंथ थी। हर एक बटालियन में तकरीबन 1200 ट्रुप्स होती हैं। उनको धीरे धीरे इन्होंने इंडक्ट करना शुरू किया सिविल्स के अंदर, सिविल क्लोज के अंदर, और ये अपने ट्रेनिंग कैंप में, बिल्कुल। और साथ में उन्होंने सिग्नल कम्युनिकेशन करने शुरू किए, जिस प्रकार से जिहादी जो है कम्युनिकेशन करते हैं, दे बाय गिविंग एन इंप्रेशन कि these are not regular troops, these are jihadis. All right. In month of March, there was very heavy snow. They stopped that. Then major intrusion took place in month of April, and by first week of May, they were all pushed there. Now coming on to our side, it was on 2nd May. One of the shepherds, he went up in Batalik sector, and he saw some activity. Yes. And what happens during winter period? We come down from those posts, and so are the other side also, because the temperatures there -40, -45 degrees, it is very difficult to stay there. So during this summers, then this movement was detected, then on 5th May there was a patrol sent by Jat regiment under यहाँ मैं आपको रोकूंगी प्लीज। बिल्कुल आपने जैसे कहा 5th May the first patrol went. I would like to now take you back to your first point. From your perspective, how would you describe these heroes, these martyrs today? सौरभ कालिया और विक्रम बत्रा की बात करें तो देखिए, अगर इसका रिकॉल आपको असलियत में करना है तो सबसे पहले आपको जमीन की बनावट के बारे में पहचानना पड़ेगा। ये आमतौर की जमीन नहीं है। हालांकि सड़क जो है 8,000-9,000 फीट पर चलती है, मगर उसके ऊपर जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं, जो जनरल रामेश्वर यादव अभी कह रहे थे, जहां से हमको हर विंटर विड्रॉ करना पड़ता था उन दिनों में, आजकल तो हमने वहां पोस्ट बना दिए हैं, उनको हम विंटर वेकेटेड पोस्ट कहते हैं। और हर साल ये विंटर वेकेटेड एक पोस्चर होता था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी भी हटती थी और हम भी हटते थे। जी बिल्कुल। ये तो पाकिस्तान आर्मी की आप समझिए एक तरीके की बदमाशी थी कि उन्होंने उस साल ये चुना कि वो हमारे पोस्टों को भी आकर ऑक्युपाई कर लें, इससे पहले कि हम वहां पर पहुंचे। तो जो ये आपने अभी जो वाकया सुनाया है कि कैसे एक शेपर्ड जो था वो कैसे बटालिक सेक्टर में गया और उसने जाकर देखा कि कुछ लोग हैं वहां पर, and he raised an alarm. He raised an alarm, and this was 4 JAT is the unit जो कि कारगिल मेन कारगिल डिफेंसेस के ऊपर जो लगी थी। उसने एक पेट्रोल भेजा, उसमें लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया थे और वो अपने छोटे से पेट्रोल को लेकर गए। पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल की अहमियत क्या होती है? इट इज स्मॉल बॉडी ऑफ ट्रूप्स which not even 18-19, it is even smaller than that, and it moves up to that particular place, goes, observes a particular location, देखते हैं कि क्या है, दुश्मन की प्रेजेंस है वहां पर, किस नफरी में है वहां पर, और उस खबर को फिर वापस लाते हैं या वो रेडियो कम्युनिकेशन से वापस भेजते हैं। जब ये पहुंचे उस जगह पर, उस रास्ते से जब वो पहुंचे तो देखा कि वहां पाकिस्तान का एम्बुश था और रास्ते में पाकिस्तानियों ने उनका एम्बुश कर दिया। एम्बुश करके उन्होंने इस पूरे पेट्रोल को अपने कब्जे में रख लिया और धीरे 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 उनको टॉर्चर करना शुरू किया। हमको पूरी कहानी बाद में मालूम हुई इसकी कि किस प्रकार से लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के ऊपर उन्होंने किस तरह से कठोर तरीके से उनको टॉर्चर किया, उनसे इंफॉर्मेशन प्रॉब्ली मांगने की कोशिश की, उनकी तस्वीरें ली और उसके बाद वो पेट्रोल सौरभ कालिया साहब भी वो मतलब दिलेरी से लड़ते रहे वो तक। कुछ उन्होंने मेरे ख्याल में कोई खबर तो दी नहीं उन्होंने, मगर बाद में एक दिस बिकेम एक्चुअली अ सिंबल ऑफ द काइंड ऑफ approach which the Pakistan army had to this war. We will come to that, sir. Absolutely, I agree with you. But here we want to pay our naman and pranam to all the heroes today of Kargil, whether it's Saurabh Kalia or Vikram Batra, and we'll now soon be cutting across live to Hyderabad. But before that, I want to know something from you about Vikram Batra also. देखिए, Captain Vikram Batra, I think very popularly known, first of all, a Paramveer Chakra, the highest decoration in battle that you can win in India. Very popularly known for his very famous slogan, Dil Mange More. And again at a height of 16,000-17,000 feet, almost the last battles. And I think the classic thing about Vikram Batra was that he was already involved in a particular operation in which he had gone, achieved a lot, killed the enemy,
almost got injured himself, had come back exhausted and decided to go back once again. That was the greatest thing about it. Normally you achieve a mission, you achieve an aim and come back, it's a great thing. But to go back into the operations again and lead your men there at that particular height, मैं आपको viewers को ये realize कराना चाहता हूँ कि 16, 17, 18,000 feet पे, when you go up there, the kind of oxygen limitations that you have, you are not carrying oxygen cylinders with you. आप पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद आप assault करें और वहां लड़ें और you fight with troops who are sitting there well rested and साथ साथ फिर मुठभेड़ हो, आपकी हाथों हाथ लड़ाई हो. It is that kind of a situation that you are looking at. It was a vertical. Absolutely a vertical thing in which crawling up, धीरे 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 crawl करते हुए जाएं, sniping fire आपके ऊपर आ रहा है, shelling आपके ऊपर आ रही है और तब आप धीरे धीरे रात के वक्त आप उसको crawl करते हुए जाएं, सुबह हो जाए, you are suddenly daylighted and there is firing coming on you from different directions. It is this kind of a situation which people have to realize that in that to pick up your head, lead your men. Your men normally go to ground and it is an officer who has to show himself and make sure that his men get up and then assault and then fight it out, eliminate the enemy and capture that area and keep it under your control. That is the most important. Absolutely, like you just said about Vikram Batra, the words still resonate. Ye dil mange more. I think Sara India janta hai unke words. And at 23 years with hardly any service in the army, I mean it's commendable that you know come up with this kind of spirit. और यहीं पे हम एक और बात करेंगे राजरिफ के, आपकी रेजिमेंट के second राजरिफ के. The family of one of these martyrs is connected with us, so we'd like to listen in. We take you across to Hyderabad. कारगिल हुआ तो तब तक हम 2 राजरिफ का फर्स्ट कैजुअलिटी मेजर विवेक गुप्ता उनके बारे में टीवी में देखने तक मेरा हस्बैंड उसी जोन में वहाँ पे करके हमको पता नहीं चला. उनसे बहुत सारा चिट्ठी आया पहले, बट कभी उन्होंने वो मेंशन नहीं किया कि वो वॉर जोन में पोस्टेड है. इतना पता कि JNK में पोस्टेड है, बट वॉर जोन में पोस्टेड है करके हमको पता नहीं चला. फर्स्ट कैजुअलिटी मेजर गुप्ता के बारे में सुनते ही हमारा एक ही प्रेयर था कि बहुत दुख हुआ उनका शहीद होने का न्यूज़ सुन के, बट दूसरी तरफ से हम सबको, खाली मेरा पति के लिए नहीं, सबके लिए प्रे किया कि सब सुरक्षित वापस आना है. बट ठीक है, कोई आए हैं, कोई वापस नहीं आए, बट जो कोई वापस नहीं आए वो देश के लिए बलिदान दिए हैं कि वो है. 29 मॉर्निंग हमको न्यूज़ मिला, बट पहले मुझे नहीं मिला. मेरा सासू माँ ने फ़ोन उठाया, न्यूज़ लिया, उसके बाद मुझे बैठाकर पानी पिलाकर, बेटा ऐसे ऐसे चीज़ हुआ है, आप हिम्मत रखो. उसके बीच में लोग आने शुरू कर लिया. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूं, प्राउड फील करूं, रो, और जो कोई जान मेरा अंदर है उसके लिए मैं संभालूं, कुछ समझ नहीं आया. बट एक ही चीज़ बोल सकती हूँ कि आई एम अ वेरी प्राउड वाइफ ऑफ मेजर पद्मपानी आचार्य, एंड ही इज़ नॉट ओनली माई हस्बैंड नाउ, ही इज़ द हीरो फॉर द एंटायर नेशन. My father was only 31 at that time, and so many soldiers like him, so many young officers, so many other jawans too. They were all young people. So I think that is why it's so much more important for us to know about what happened in the Kargil. और नमन है ऐसे ही वीरों को. ये थे पद्मपानी आचार्य, and you saw the trauma, the anguish of the girl and the widow.
एक लड़ाई हमारे कारगिल के पोस्ट पे हुई थी, मगर एक और लड़ाई इन लोगों के घरों में भी हुई थी जिससे आज तक जूझ रहे हैं। आई वांट टू आस्क यू टुडे, इंडिया, आर वी डूइंग इनफ फॉर द फैमिलीज ऑफ दीज मार्टियर्ड सोल्जर्स? और इसी बात के चलते हम आपको ले चलते हैं अब जालंधर, जहां हम बात करेंगे एक और ऐसे, और इसी बात के चलते हम आपको ले चलते हैं अब जालंधर, जहां हम बात करेंगे एक और ऐसे, और इसी बात के हम आपको ले चलते हैं अब एक तरफ आंख में आंसू भी है, दूसरी तरफ सीना चौड़ा भी है। हम दुश्मन के लिए चट्टान बने थे, इसलिए दुश्मन हमारे आगे दौड़ा भी है। आज कारगिल विजय दिवस है और इस विजय दिवस पर नमन है उन महान शहीदों को, वीर जवानों को, जिन्होंने अपने रक्त के साथ इस वीर गाथा को लिखा था। और इस वीर गाथा को सुनाने के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों और एक शहीद सैपर दलजीत सिंह, उनके माता पिता माता कमलजीत कौर और पिता कृपाल सिंह। सबसे पहले मैं कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों आपसे जानना चाहता हूं कि आपने तो ये जंग लड़ी है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसी जंग थी? देखिए, कारगिल की जंग एक डिफरेंट टाइप की जंग थी। वो लोग हमारे एरिया में, हमारे ही इलाके में आके बैठ गए थे और उन्हें खदेड़ना, क्योंकि वो बहुत हाइट पे बैठे थे और डिसएडवांटेज था, हम नीचे थे जी। तो एक बड़ा जोखिम भरा कार्य था और 15 से 18,000 की फीट पे वो लोग बैठे थे और ऊपर से हमें वॉच कर रहे थे जी। बहुत ही अच्छा कार्य किया हमारा सेना और एयरफोर्स ने और उनको वहाँ से खदेड़ा। 527 लोग ऑफिसर, जवान और जेसीओ ने जान गंवाई और 1377 लोग जो घायल हुए और हमने उनको वहाँ से पूरी तरह से 26 जुलाई को भगा दिया और विजय दिवस हम मनाते हैं। उसके साथ ही दूसरी बात, जो परिवार शहीदों के हैं, आज भी उनमें से बहुत सारे लोग बड़े गौरव से कहते हैं कि हमारा बेटा, भाई या पति शहीद हुआ जी। पर जैसा कि अभी एंकर ने वहाँ से कहा कि क्या देश और हम ऐसे उनके लिए इनफ कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ विजय दिवस पे याद करना या 15 अगस्त पे याद करना ही काफ़ी नहीं, जो समाज को उनकी कुर्बानी को याद रखना चाहिए। आज भी जैसे मेरे साथ अभी बैठे हैं सैपर दलजीत सिंह है 108 इंजीनियर रेजिमेंट के, उनके पिताजी और माताजी जी, उनके भाई को नौकरी के लिए जो कंपैशनेट ग्राउंड पे दी गई थी, क्लास 4 के लिए उनको कोर्टों तक जाना पड़ा। कई इंजर्ड जवान जो हैं अभी भी AFT की जजमेंट के बाद भी फिर सुप्रीम कोर्टों में चक्कर लगा रहे हैं पेंशनों के। तो MOD को एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड दिखाना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है, जैसा कि कई बार आ चुका है, कि वो सारी पिटीशनें जो वहाँ पेंडिंग है विड्रॉ करे और एक समाज में एक इज्जत का स्थान हमारे शहीदों को मिलना चाहिए, जिसमें थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी करनी चाहिए। कर्नल साहब, आपके बाद मैं जाता हूँ पास माता जी के पास और पिताजी के पास, जो शहीद सैपर दलजीत सिंह के पिता हैं, माता हैं। माता जी ने अपना बेटा खोया है और देश का सम्मान पाया है। माता जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब जंग की खबर मिली आपको तो आपका दिल क्या कहता था? उस वेले तो दिल बहुत डुल गया था, मगरों आनी जिस वेले हौली हौली पता लगा भी कोई सड़क पर गिर के मर जाता है या किसी पासे भी हो जाता है, फिर बहुत मन नूं आया कि साडा बच्चा तो देश की खातर, सारी दुनिया की खातर बहुत कुछ कर गया जी, ते सानू उहदे ते बहुत वड्डा माण आ जी, ते असीं हुण उहदे करके जींदे आ। सानू भी पता, सारा पता चलदा पिया भी चलो साडे बच्चे ने शहीदी पाई आ, साडा एडे एडे वड्डे सन्मानित हो रहे आ जी, ते सिर्फ उहदी बदौलत च जी। असीं एक बहुत गरीब परिवार दे दोने घर सी, गरीब घर च पलिया सी ओह, ते उन्हें सानू बहुत वड्डा सन्मान प्राप्त करने वास्ते दिता जी। माता जी, आपके आंसू बताते हैं कि आपके दिल को दुख तो बहुत होगा, लेकिन पिताजी आप गर्व करते हैं अपने बेटे पर जो देश के लिए बहुत बड़ा काम कर गया। क्या कहना चाहेंगे इस शहीदी पर? शहीदी के संबंध विच बाद विच उन्होंने याद करना सब तो वड्डी प्रार्थना, प्रेयर सब तो वड्डी ये है जी। पर मैं कहना चाहांगा बई जंग किसी भी मसले का हल नहीं है जी। ये गल निरसंदेह ठीक है, जेकर तुसी शांति चाहते हो तो सानू हर वेले जंग वास्ते तैयार रहना चाहिए जी, क्योंकि जिहड़े लोग शहीद हो जाते हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ 3 ਅੱਖਰ ਰੁਤਬਾ ਪੁੱਛੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੇੜ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਢੇਮਾਂ ਉਸੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਬਾਜ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ आज़ादी खातर लखा लाड़े मौत नाल व्याए। बिल्कुल जी। और आपका बच्चा जो जिसने देश के गर्व के लिए देश के सम्मान के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज हम उनको भी नमन करते हैं और लाखों वीर जवान हैं जो उनको भी नमन करते हैं। कारगिल की जंग में जो गए थे शहीद हुए उनको भी नमन करते हैं। आप सभी का यहाँ स्टूडियो में आने के लिए आपका भी धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। Thank you, and those were heroic tales indeed. Many such stories unfold in the Battle of Kargil. बात करती हूँ मैं आपसे अब वाइस मार्शल बहादुर जी, आपने कई एयरफोर्स के ब्रिलियंट ऑफिसर्स खोए हैं इस जंग में। बात कर रही हूँ मैं अजय आहूजा जी की। कैन यू टेक अस थ्रू दैट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, एंड ऑफ कोर्स सम प्रिजनर्स ऑफ वॉर आल्सो केम बैक टू टेल सम डिफरेंट स्टोरीज। Squadron leader Ajay Ahuja was the pilot of the MiG-21. हुआ ये कि उससे पहले, ये 27 मई की बात है, 26 मई को स्टार्ट हुई थी कारगिल जंग। 27 मई को एक MiG-27 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेता थे और वो एक ग्राउंड अटैक मिशन पे थे। उन्होंने अपने 80 mm रॉकेट्स फायर किए और उसके बाद जब उन्होंने फायर किया तो उनका इंजन जो है बंद हो गया। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी रीलाइट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, वो हुआ नहीं तो उन्होंने वो इजेक्ट कर गए। तो जब वो इजेक्ट कर गए, जब उन्होंने कॉल दिया, पीछे एक MiG-21 फॉर्मेशन आ रहा था, उसमें स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा थे। तो रूल ये कहता है कि आपको उस हाइट पे कवर देना है, सेफ हाइट पे ऑर्बिट करना है। पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेता को बचाने के लिए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा नीचे आए और वहाँ पे ऑर्बिट करते रहे कि उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर्स आएंगे। और जब वो ऑर्बिट कर रहे थे तो MiG-21 पे उनके उस पे एक सरफेस टू एयर मिसाइल लगी और उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और वो भी इजेक्ट किए। तो दोनों को पकड़ा गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेता करीब 10 दिन बाद वापस आए, एज प्रिजनर ऑफ वॉर थे, वापस लाए गए। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को जब कैप्चर किया गया तो ही वॉज ब्रूटलाइज्ड, ही वॉज टॉर्चर्ड, एंड दैट वॉज समथिंग दैट एन ऑनरेबल एनिमी और एडवर्सरी डज नॉट डू। Absolutely, there is no doubt about it. So does not the United Nations come into this? जी, अगले दिन जब एक Mi-17 हेलीकॉप्टर गया, उसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहिलन, स्क्वाड्रन लीडर पुंदीर, सार्जेंट प्रसाद, सार्जेंट साहू, ये 4 लोग थे। 4 हेलीकॉप्टर्स का मिशन था। 3 हेलीकॉप्टर्स में मिसाइल्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए फ्लेयर्स होते हैं, जो फ्लेयर्स फायर होते हैं तो मिसाइल हेलीकॉप्टर पे नहीं फ्लेयर्स पे चला जाता है। उन 4 हेलीकॉप्टर्स में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर में ये इक्विपमेंट नहीं था और वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहिलन और पुंदीर का था और उसी में मिसाइल लगी और वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। सो हमारे तो एयरफोर्स की तरफ से 4 और 2 6 लोग शॉट डाउन हुए थे। 5 कैजुअल्टीज़ हुई, ये जो लॉस हुआ, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेतन वापस आए। आप यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। We'll come to that later. Let me just talk to जनरल यादव। जनरल यादव, आप बात कर रहे थे डिप्लोमेसी और इम्पोर्टेंस की कारगिल की some time back, but I want to ask you once again, what was that single reason why Kargil happened, and how did you see the Indian diplomacy playing out? You see, Kargil happened, General Atta has already given out the strategic importance, correct, and I gave out the aim and purpose of Pakistan Army that time.
basically they wanted India to come to negotiating table and they wanted to be on the position of strength, correct. But ultimately they had not taken into account the kind of resolve Indian army will have. They forget that in battle there are no runners up और हमारी फौज के अंदर इतना जज्बा है, हमारा एक मूल मंत्र है, वो है या तो तिरंगा फहरा के आएंगे या तिरंगे में लिपट के आएंगे. So that was the jazba, and by 9th June we had already collected our forces which were required to evict those positions and we commenced our operations, and it was on 14th June the Tololing felt where 2nd Rajrif of my regiment and 18 grenadiers, they cleared that area, and with the Tololing fall of Tololing, the entire complexion of battle started changing. I'll come to that later when I talk about your tenure as BJS of that corps. But I would like to ask you, sir, now when we talk of Dras and Tiger Hill, what is it that went in India's favor? Was it the Bofors gun? What exactly, if I talk of weapons and guns and glory, what? देखिए ऐसा है, इसमें is a contributory effect of many things, but it's important for us to identify some of those things. शुरू के operations Air Force के operations थे, and by that time the army had not been able to concentrate. They were getting their act together. Troops जो थे कश्मीर वैली से भेजे जा रहे थे, बाकी जगहों से आ रहे थे. Bofors guns were coming up. Also a lot of ammunition was being built up at that time. The Air Force operations had to come to a halt after we lost the aircraft and our helicopter had been shot down. And we found that at that particular height, it was becoming extremely difficult to support the operations with the help of the Air Force unless you allowed the Air Force to cross the line of control. और वो एक term of reference हमारे ऊपर थी उस वक्त कि हम line of control को cross नहीं करेंगे. तो उसके बाद से जिस तरह से ये operation लड़ा गया, I think one of the very important contributory factors was the Bofors gun. We built up a very large number of batteries into that area. I think Vajpayee ji's encouragement also was a major. You see, first मैं आपके equipment और हथियार को identify करूँगा, because I think it was the Bofors gun which played a very major role in this. And thereafter, there is no doubt it is the जैसे General Yadav ने कहा अभी, it is the जज्बा. जो जोश और जो spirit और जो ethos India's infantry of the army which it displayed there, the infantryman, जिस तरह से कहते हैं with victory under his feet, जिस तरह से चढ़ा, the Pakistan army or why any army in the world was not expecting this kind of a response. General Musharraf ने बाद में ये भी कहा कि probably they never expected that the Indian army would ever make an attempt like this to restore the line of control. Magar they were surprised and they kept firing and they found that there was such a lot of casualties that the Indian army was suffering, but despite that we kept it going. And as you brought out finally, I think the leadership of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was one of the stellar things which contributed to this overall victory. बिल्कुल हम बात करेंगे इसके बारे में, खास तौर पे his particular his wisdom in this entire operation. We'll talk about that. We'll continue our conversation. We're cutting across to Trivandrum. Let's see what unfolds from here. We'll talk about that. We'll continue our conversation. We're cutting across to Trivandrum. Let's see what unfolds from here. We'll talk about that. We'll continue our conversation. We're cutting across to Trivandrum. Good evening. Good evening. Welcome to Trivandrum studio. We have one more story to add from Trivandrum to the line of the heart-melting and at the same time inspiring and encouraging and brave stories that we have been listening about the sacrifices that our soldiers have made for the country. Today we have with us in the studio Mrs. Chellathai and Mr. Reginald Pavitran. Mrs. Chellathai is the mother of Captain Jerry Premraj, who lost his life in the service of the country during Kargil War. First, let me ask her, what was her experience? അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയുടെ മോനെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തായിരുന്നു അമ്മയുടെ മകൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പട്ടാളത്തിലേക്ക് ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? I was asking her why did her son want to join the army in the beginning? ചെറുപ്പം മുതലേ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വലിയ ഓഫീസറാവണം, അങ്ങനെയാണ് എയർഫോഴ്സിലാണ് ആദ്യം പോയത്. അവിടെ നിന്ന് 7 കൊല്ലം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡിഫൻസിൻ്റെ അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസർ തന്നെ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഡിഫൻസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ്. What she says is that her son from the beginning, from his childhood, wanted to become an officer. First he joined Air Force and then he wrote the test and he joined the army.
And we have with us his brother, Mr. Reginald Pavitran, who, despite losing his brother, continued working with the Air Force after the tragedy. Let us hear from him regarding his experiences during the Kargil war. You were also part of the Air Force during that time. आपको जो experiences थे उस time, उसके बारे में बता सकते हैं? Air Force में आर्मी जैसा मुश्किलें वार में झेलना नहीं पड़ता है, फिर भी छुट्टी से मुझे वापस बुलाया गया और मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में काम करता था। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का और काम आपके ब्रदर के बारे में बोलते टाइम उनका मेमोरीज क्या है उस टाइम का, वो जो मेमोरीज क्या है उस टाइम आपका उनका वो ही वाज न्यूली मैरिड एट दैट टाइम, वो एक्सपीरियंस के बारे में क्या आप क्या बता सकते हैं? वो मेरा भाई को छुट्टी से वापस बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने क्या है ये वार एरिया में पोस्टिंग दिया है। हमें नहीं पता था कि वो क्या है कारगिल में चला गया। हम सोच रहे थे वो मेरठ में था और सही सलामत है। घर से जब फ़ोन आया तभी मुझे पता चला वो And his wife was waiting there and he was planning to take his wife there. Yes, he was planning to take his wife with him on June 5th. But his commanding officer rang up and told, please don't take her with him. So he left alone to Meerut. And how did the wife and the family take the news? We were shattered at that time. I can really understand from the way you express. Amma, let us hear from the mother about that. Amma, എങ്ങനെയാണ് ആ വാർത്ത കേട്ടത്? അപ്പോൾ അമ്മയുടെ മനസ്സിലുള്ള തോന്നൽ എന്തായിരുന്നു? വിശ്വസിക്കാനായില്ല. മകൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ. And the tears in her eyes, they say more than that, and she says that she could not believe it. And you know, there is something very interesting about her. When I asked her, Amma, ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി എന്തെങ്കിലും അമ്മ മകനെ ആ പട്ടാളത്തിലേക്ക് വിടണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അമ്മ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. When I asked her whether she ever regretted the decision of sending her son to the army, she says no. And that is the answer that we need. And when I'm again going to ask her, അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അമ്മ ഇനി പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ അമ്മ സമ്മതിക്കുമോ? സമ്മതിക്കും. അമ്മ ആരോടെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ? മോന് ഒരു കൊച്ചുമോനുണ്ട്, അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയും പട്ടാളത്തിൽ പോകണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അഭിമാനമാണ് പട്ടാളത്തിൽ ജോലി. What she says is that I've asked her whether she would allow or ask anybody from her family to go to the army in the service of the nation again, and she says definitely. And I have a grandson, I've been telling him to join the army, and I asked her why. She says because that gives me immense pride. And we need mothers like this. We need brothers like this, a mother who is still willing to, despite the tears in her eyes, despite the loss she had, she is still willing to send her grandson to the army. And there is a brother who, despite the loss of his brother, continued with the service in the army. And respecting all of them in their proud memory, remembering their sacrifice, we salute all of them. Thank you. Over to the Daily Studio. बिल्कुल, और इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं. She spoke about air operations and she lost her son in air operations. Could you run us through these operations once again, sir? Yeah. After the initial losses, the Air Force took a conscious decision to throttle back and decide why we went wrong. And that's the sign of a mature force, to accept responsibility and check where are we going wrong. So for 2 days, the operations came to a stop. After 2 days, the analysis was that there were a lot of shoulder fired missiles जो कि वो ridges पे जो लोग बैठे थे, जो इंट्रूडर्स बैठे थे, जो पाकिस्तानी बैठे थे, तो अगर पहाड़ियों के बीच में हेलीकॉप्टर जा रहा है या फाइटर एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, ये ऊपर से आराम से उन पे निशाना लेके मार सकते थे और उनका बचना मुश्किल था. सो जो अटैक था, पैटर्न कुछ चेंज किया गया, प्रोफाइल्स चेंज करी गई और हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बिंग जीपीएस के साथ स्टार्ट की गई. इसलिए ट्रायल्स किए गए, जैसलमेर में ट्रायल्स हुए थे. तो जब ये डिसीजन हो रहा था उन 2 दिनों में कि किस तरह से जीपीएस ऑफ द शेल्फ बाज़ार से लिए गए फॉर MiG-21 जिनमें कि ये मशीन्स नहीं होती हैं,
मॉडर्न एवियोनिक्स नहीं होती है। तो जीपीएस बॉम्बिंग इनोवेट करी गई जिससे कि एयरक्राफ्ट जो है शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स के रेंज से बाहर रहे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इंट्रूडर्स थे, जो टेररिस्ट जो थे, वो 17-18 हज़ार की ऊंचाई पे थे और जहाज़ उनसे करीब 8,000 ऊपर उड़ रहे थे, 8,000 फीट से ज़्यादा उड़ रहे थे। तो 26,000 फीट से ड्रॉप करना 18,000 फीट पे माउंटेन रिज पे, जहाँ पे छोटे छोटे बंकर्स हो, तो टारगेट पायलट्स के लिए बहुत ही छोटे थे। तो ये एक चैलेंज था कि किस तरह से नॉर्मल अगर लेवल होता है तो बम अगर 100 फीट दूर पे भी गिरे डैमेज हो जाएगा, पर यहाँ पे अगर टारगेट पहाड़ी की रिज पे है, बॉम्ब अगर आगे चला गया तो वो उस पर कुछ डैमेज नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस करी गई, ये किस तरह से किया जाए। और जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, जो मिराज 2000 है और जो जैगुआर्स हैं, उन पे लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स लगाए गए। और जो फेमस वीडियो है जो कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब टाइगर हिल पे लगाया गया, जो उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, जिसके बाद जब वो ध्वस्त हो गया तब जो हमारे आर्मी के जवान और जो टुकड़ियाँ चढ़ रही थी उनको काफ़ी मदद हुई, क्योंकि ऊपर वो ध्वस्त हो गया था। पूरी टेक्निकल टीम्स एयरफोर्स की लग गई कि किस तरह से, क्योंकि जब हवा की डेंसिटी कम होती है, जब बम ड्रॉप किया जाता है, तो जब वो 25,000 फीट पर ड्रॉप किया जाता है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे जाता है, हवाएं अलग होती हैं, कंप्यूटर्स उनको केटर नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी दुनिया के किसी भी भाग में ऐसी जंग, हवा जंग, एयर कॉम्बैट नहीं हुआ था कहीं पे भी। तो हमारे इंजीनियर्स ने कंप्यूटर्स को ट्वीक किया जिससे कि ट्रेजेक्टरी उस टाइम पे 19 इयर्स बैक उस पे किया गया, ट्रायल्स किए गए, जैसलमेर में ट्रायल्स किए गए, बिल्कुल जैसे आपने कहा, कारगिल पे इफेक्ट किया गया। Now you have supersonic AWACS also coming in and whole lot of better equipment. We have much better equipment, yes, there is no doubt about it. But the fact remains that the important part is that that type of air missions have not been carried out anywhere in the world. And we also actually realized that we should have possibly anticipated a thing like this. We hadn't. We hadn't. But yes. But our pilots and engineers rose to the occasion and innovated. That's the correct word, innovated to bring effect on the enemy. बिल्कुल, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी because we are running out of time now, sir, and we need to have more and more discussions about this to take it through its final phase. But I need to ask you, you had mentioned very rightly about prisoners of war, and I am proud today, actually, to the three of you, I am proud that I am an Indian today, because we treat our enemies also with the kind of respect that they deserve. They didn't. They mutilated our bodies, and what they have been doing across the LOC on a daily basis, whether it's Uri or Pathankot, it happens. तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, this army with which we are engaged in battle, मैं तो उसको कहता हूँ ये एक rogue army है. This is not a regular army, it is an army of terrorists. That is what I call them. हमने इनके 93,000 बंदी लिए थे 1971 में, if you remember. We returned all of them, and all of them went singing praises of India. मगर अभी भी 56 हमारे बंदी उनके हाथों में है शायद. They haven't even released those till now and given no information about them. एक अच्छी तरह से दफराया, and we gave them the proper absolutely last we gave all the honors to all their bodies. In fact, they were not even claiming many of their bodies in those high altitude areas. We had to go, ultimately we had to go and convince them during conversations and allow them to take those bodies away, show them that they were the bodies of their men only, and those that were not taken or claimed, we ensured that their last rites were performed by us. But we must bring about some kind of jurisdiction that gives us that kind of commitment you have towards to remember, them. we Yes. morally, this nation which we call India is on a very high pedestal. बिल्कुल. And we have to maintain that moral ascendancy Especially with always. our Prime Minister, we are really we have to on a always high maintain that pedestal. moral बिल्कुल. ascendancy. आप क्या कहना चाहेंगे? Let's end it with you talking about 26th of July 1999, Dras, Batalik and Tiger Hill. Victory for India. Yes, it is not only that. One of the takeaways from Kargil war
was that there was total synergy between the armed forces, diplomacy and our political hierarchy. You see, armed forces created space for diplomacy and the political dispensation to maneuver, and as a result what happened? Pakistan had to withdraw after 4th July because they were, in the eyes of international world, they were taken, they could not succeed in their aim and whatever objectives that they had. On the contrary, Pakistan mein kya hua? Their army limited the option of their political dispensation. In the bargain, the Prime Minister had to rush to USA and he had to request the US President to save them, and in the bargain then thereafter they were told, now you withdraw, then only something will be done, and they had to withdraw, and the withdrawal started after 11 July onwards, and by 25th July the entire area was withdrawn, and on 26th July was the day when we declared this war, that it was officially over, and this was our Vijay Diwas, and we are very, very proud that we belong to this country, we belong to this army, and all as citizens, I would like to convey a message. They must have trust in the government, they must have trust in the armed forces, and we are always there, always in front and never looking back. And as far we are concerned, there are no runners up in war, we will always be victorious. मैं आपसे अब आपकी विजन स्टेटमेंट लेना चाहूंगी. The last statement that you'd like to give, 30 seconds I give you. In those 30 seconds, how do you look at, you know, Indian Army, so that, or the armed forces, so that a thing like Kargil does not play out again? देखिए, in those 30 seconds, 10 seconds I will take up by first also remembering that there were many other arms and services of the Indian Army. The Air Force contributing its bit, there were many other arms and services. The logistics played a huge role in Ordnance, this, and we must not forget their role at all in this. But coming to the vision part of it, I think we are a better army today. We have learnt our lessons, we continue to improve, and I think we have a lot of confidence in our government. What is required to be done is being done, and I hope we can only give it a bit of a faster speed to our acquisitions, so that we can ensure that all that we are aspiring for in terms of our modernization is achieved in the earliest time frame. Bilkul. I would like to ask you now about the modernization in the Indian Air Force. What is it that India has that can totally overpower, if not destroy, the enemy completely? It's a complete Air Force. Yes, it can be better. The options always exist. Our acquisition process is on. Much needs to be done, there is no doubt about it. We have come a long way since 1999. We have got the AWACS, we have got the flight refuelers. We have and got Globemaster C-17. We have got the Sukhois in larger numbers. That time we had very few. We have better armament right now. We would like to have more fighters. We are the best. And on that note, let's now hear our Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi, with his inspiring words on this occasion of Kargil Diwas. मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जल हो, थल हो, नभ हो, सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। वीरों की गाथा है, हर पल हर कदम प्रेरणा की एक नई शक्ति इन वीरों से हमें प्राप्त होती है। अपनी जवानी खपा देते हैं कि हम चैन की नींद सो सके। भारत के सैन्य बल मानवता की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर मूल्यों के आदर्शों के लिए जीवन मृत्यु का जंग खेलने की नौबत आई, हिंदुस्तान की सेना कभी पीछे नहीं। सेना का सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है, वो उसका मनोबल होता है, उसके मन की ताकत होती है। और ये मनोबल, ये मन की ताकत शस्त्र से नहीं आती है, 125 करोड़ देशवासियों की एक साथ मिलकर के उनके पीछे खड़े रहने से आती है। कलम
उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिचकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिया बिना गर्दन का मोल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ आज यहाँ आने के लिए। एंड मोर पावर टू इंडिया, भारत माता की। हमारी ऑडियंस भी यही रेजोनेट कर रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। More glory to India, more glory to the Indian Army, more glory to our defense forces, the Army, Navy, Air Force. All of them are stellar and do us proud. And one appeal to everybody here, I don't know when the cannonballs will stop flying, but we can only hope that they do and peace prevails, especially on the Indian side of the border. Thank you so much. Namaskar.